हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है। एक बार फिर से वीआरएसएससी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज कक्षा 12वीं की समाज शास्त्र की ये विद्या क्वेश्चन है। बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में अध्याय 4, इसी के हम बहुविकल्पीय प्रश्न व अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। आ नंबर में दिया है संस्थागत मानदंड, सभी समाजों में सर्वव्यापी, वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय की व्यवस्था। द नंबर में दिया है विशेषीकृत आर्थिक कार्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिमय में की गई व्यवस्था, यही आपका पहला का स नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है निम्न में से बाजार के आवश्यक तत्व कौन से हैं। क्रेता एवं विक्रेता, बिल्कुल सही बात, होना चाहिए। वस्तु एवं सेवा, ये भी होना चाहिए। प्रतियोगिता, ये भी होना चाहिए। यानी कि ये तीनों भी ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर होंगे। दा का जो दूसरे का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो दा नंबर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बाजार क्या है। एक संस्था है, एक समुदाय है, एक समिति है या एक समूह है। तो बाजार एक प्रकार की संस्था है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक संस्था है, क्योंकि बाजार में क्रेता विक्रेता, वस्तु सेवा और प्रतियोगिता तीनों का होना जरूरी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अदृश्य हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है। आर के ब्राउन, मार्शल, स्पेंसर व स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा स्मिथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उपनिवेशवाद का संबंध है पूंजीवाद से, साम्राज्यवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से। तो उपनिवेशवाद का सीधा संबंध जो होता है वो पूंजीवाद से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखा, मार्शल ने लिखा था, जेनिकिंस ने लिखा था, एडम स्मिथ ने लिखा था या माल्थस ने लिखा। तो माल्थस पॉपुलेशन से संबंधित है, एडम स्मिथ इसके करेक्ट आंसर माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने ही इकोनॉमिक्स में या समाज के बारे में जो इकोनॉमिक्स होता है, किस तरह से इकोनॉमिक इकाइयाँ काम करती हैं, उसके बारे में लिखा था। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर अब चलते हैं बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है भूमंडलीकरण का परिभाषा दीजिए। यानी भूमंडलीकरण कहते किसे हैं। तो भूमंडलीकरण है क्या, विभिन्न प्रकार के लोगों, धर्म, देशों के बीच वैश्विक स्तर पर, यानी वैश्विक स्तर पर सामाजिक तथा आर्थिक स्तर पर अंतर निर्भरता, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर होना ही क्या है, जो कि विस्तृत होता है। यानी कि यही प्रक्रिया, ये एक दूसरे पर निर्भर होना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। यानी कि दो देशों के बीच हो सकता है या कई देशों के बीच हो सकता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आधुनिक अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। पहला नंबर दिया है भार विहीन अर्थव्यवस्था अथवा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। दूसरा नंबर दिया है आर्थिक उदारीकरण की नीति। तीसरा नंबर दिया है इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था और चौथा नंबर दिया अंतर्देशीय सहयोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, समर्थन मूल्य से क्या तात्पर्य है। सरकार कुछ विशेष कृषि उत्पादों पर अधिकतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है, हाँ, इसलिए कि जिससे लोग खरीद सकें। यदि कृषकों को बेहतर लाभ प्राप्त होता है तो वे अपने उत्पादों को खुले बाजार से में भी बेचने हेतु स्वतंत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है वित्तीय भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं। वित्तीय भूमंडलीकरण सूचना प्रौद्योगिकी के कारण होता है। यह एक समन्वित बाजार है जहां की अरबों खरबों डॉलर का लेन देन बिना किसी समय सीमा के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मार्क्स के अनुसार परकीकरण अथवा परकीय श्रम क्या है। तो परकीकरण की अवधारणा में श्रम का अत्यधिक विभाजन तथा विशिष्टीकरण शामिल होता है। इसके कारण श्रमिक अत्यधिक परकीय हो जाते हैं। श्रमिकों को अपने कार्य के अंत तक का पता नहीं होता। इस तरह के कार्य आवृत्ति वाले तथा थकाऊ होते हैं, यानी कि उबाऊ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बाजार क्या है। बाजार उस व्यवस्था को कहा जाता है या एक तरह की संस्था होती है जहां क्रेता और विक्रेता एक दूसरे के साथ मिलते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं कि बाजार के लिए कोई नियत स्थान हो। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है बाजार वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत क्रेताओं
तथा विक्रेताओं के मध्य वस्तुओं की खरीद बिक्री पैसे के माध्यम से की जाती है, यानी कि प्रतियोगिता भी हो, क्रेता विक्रेता भी हो, एक निश्चित सेवा और वस्तुओं का आदान प्रदान भी हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है? अदृश्य हाथ से तात्पर्य उन अदृश्य शक्तियों से है जो व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ के रूप में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, बस्तर के साप्ताहिक बाजार में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? तो साप्ताहिक बाजार में गोंड आदिवासी, गैर जनजाति, हिंदू बाहरी लोग, विभिन्न जातियों के हिंदू व्यापारी तथा वन विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं। नंबर 9 देखिए, साप्ताहिक बाजार से क्या समझते हैं? साप्ताहिक बाजार प्रत्येक सप्ताह में एक बार ग्रामीण तथा जनजातीय इलाकों में लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, परंपरागत व्यापारिक समुदाय क्या है? भारत में परंपरागत व्यापारिक समुदायों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक समूह तथा सामुदायिक पहचान शामिल हैं, जैसे पारसी, सिंधी, बोहरा, जैन आदि। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्यापार में जाति आधारित विशिष्टताओं के पीछे कौन कौन से कारण हैं? तो व्यापार में जाति आधारित विशिष्टताओं का मुख्य कारण यह है कि व्यापार तथा वाणिज्यिक आमतौर पर रिश्तेदारी तथा जाति तंत्र के बीच ही होता है। इसका कारण यह है कि व्यापारी अपने स्वयं के लोगों पर विश्वास औरों की अपेक्षा ज्यादा करते हैं, इसलिए वे बाहरी लोगों की बजाय इन्हीं संपर्कों में व्यापार को प्राथमिकता देते हैं। इसमें व्यापार के कुछ क्षेत्रों में किसी जाति विशेष का एकाधिकार हो जाता है। प्रश्न संख्या 12 देखिए, वस्तुकरण क्या है? उपर्युक्त उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। वस्तुीकरण या पंडीकरण को समझाइए। ये दो तरह से सवाल आया हुआ है। वस्तुकरण से तात्पर्य गैर वस्तुओं खरीदी बेची न जाने वाली का वस्तुओं खरीदी बेची जाने वाली के रूप में रूपांतरण है। यह स्थिति तब होती है जब हम किसी वस्तु को बाजार में खरीदने बेचने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन बाद में वह वस्तु खरीद बिक्री के योग्य हो जाती है। उदाहरण के लिए, गरीब लोग अपनी किडनी को धनी जरूरतमंद लोगों को प्रत्यारोपण हेतु बेचते हैं। मानव अंग को वस्तु नहीं बनाया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 देखिए, खुले बाजार की नीति को स्पष्ट कीजिए। यह एक फ्रेंच शब्द से बना हुआ है, लेज़ी फेयर, जिसका सीधा अर्थ होता है स्वच्छंद या अकेला छोड़ दो। इस नीति में व्यक्ति की स्वतंत्रता निहित होती है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ अपने हितों की भी रक्षा कर सके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है? तो प्रतिष्ठा का प्रतीक शब्द का प्रतिपादन मैक्स वेबर ने किया था, यानी कि इसके जनक कौन है? मैक्स वेबर है। उनके अनुसार लोग जो वस्तुएं अथवा सेवाएं खरीदते हैं उसका निकटतम संबंध समाज में उनकी स्थिति अथवा अवस्था से होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बीपीओ का क्या मतलब है? बीपीओ का अर्थ होता है बाह्य स्रोतों के प्रयोग का उद्योग, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें किसी कंपनी की कुछ विशिष्ट वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन या कार्य संपादन किसी दूसरे पक्ष के द्वारा किया जाता है, जैसे कोई टेलीफोन कंपनी जो कि फोन सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, उपभोक्ता सेवा वन विभाग का आउटसोर्स कर सकती हैं, अर्थात किसी दूसरी छोटी कंपनी की सहायता से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हुंडी क्या है? हुंडी एक प्रकार के ऋण पत्र की तरह होता है। व्यापारिक समुदायों में साख तथा विनिमय का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम था। परंपरागत व्यापारिक पद्धति में तो हुंडी की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका कारण यह था कि व्यापार मुख्यतः जाति तथा रिश्तेदारों के बीच होते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण से तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्थाओं को बाजार की शक्तियों के नियंत्रण हेतु छोड़ दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में भार विहीन अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? भार विहीन अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं का भार आधार सूचना तथा औद्योगिक होता है, जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, मीडिया, मनोरंजक उत्पाद, इंटरनेट आधारित सेवाएं आदि। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, जजमानी पद्धति को स्पष्ट कीजिए। जजमानी पद्धति को उत्तर भारत के ग्रामीण इलाकों में
गैर उत्पादों तथा वस्तुओं सेवाओं के गैर बाजारी विनिमय के तौर पर देखा जा सकता है। इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं किया जाता। यह जाति आधारित तथा ग्राहकी क्रियाकलापों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अदृश्य हाथ का क्या तात्पर्य है? एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है और ऐसा करते हुए वह जो भी करता है स्वतः ही समाज के या सभी के हित में होता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक अदृश्य बल यहाँ काम करता है जो इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज के लाभ में बदल देता है। इस अदृश्य शक्ति को एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ का नाम दिया था। प्रश्न संख्या 21 देखिए, वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव बताइए। वैश्वीकरण के युग में विश्व के अंतर संबंध का तेजी से विस्तार हुआ है। यह अंतर संबंध केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक तथा राजनीतिक भी है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं, पूंजी, समाचार, लोगों एवं तकनीक का विकास आरंभ हुआ। वैश्वीकरण ने विश्व भर में बाजारों के विस्तार और एकीकरण को बढ़ावा दिया है। भारतीय समाज में परंपराओं का स्थान ज्ञानपरक आधुनिक प्रवृत्ति के ने ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उदारीकरण को परिभाषित कीजिए। उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनमें शिथिलता दी जाती है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अध्याय 4 के बहुविकल्पी व अति लघुत्तरीय प्रश्नों का हल देखा। अगले वीडियो में हम इनके महत्वपूर्ण लघुत्तरीय व दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का हल देखेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।